molecules. Bio means living, and molecules means chemical compounds और reactions. तो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, वी आर लिविंग, हमारी मूवमेंट हो सकती है, पर जो हमारे अंदर बॉडी, बेटा बाहर रहो क्लास से, आउट. लेकिन हमारी जो लिविंग बॉडी है, जिस चीज से ये बनी होती है, दे आर द नॉन लिविंग. तो ऐसे लिविंग होती कैसी फिर हमारी बॉडी? हमारी बॉडी है एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, पर हम लिविंग कैसे हैं फिर? हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन तो नॉन लिविंग थिंग्स की बनी है, तो हमारी लिविंग कैसे हो रही है? हम लिविंग बीइंग्स में कैसे आते हैं? इसलिए हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ऑक्सीजन से हो रहा है, ग्रेविटी से हो रहा है. कभी सोचा था ये? अब आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ी होगी 10th तक, तो सेल के बारे में पढ़ा है 10th में, 9th में भी पढ़ा है, तब तो साइंस थी आप सबकी. वहां पे आप लोग पढ़ते थे सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यही लाइन पढ़ी है. मैं यहाँ बोल रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ते तो आए, अब सर लो. जो सेल है वो बनते हैं बायोमोलिक्यूल से. हमारी बॉडी जो है ऑर्गन से बनी है. ऑर्गन किस ऑर्गन्स, ठीक है, हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है. और जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वापिस ये टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यूज जो हैं वो बनेंगे सेल से. सेल बनते हैं बायोमोलिक्यूल से. तो इसलिए बायोमोलिक्यूल एक लिविंग बेसिक यूनिट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो लिखो बायोमोलिक्यूल is a chemical compound found in living organism. Biomolecule is a chemical compound found in the living beings. अब मैंने ये बोला कि हमारी लिविंग, हम लोग लिविंग बीइंग्स के अंदर आते हैं, पर हमारे अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉन लिविंग. तो हम लोग लिविंग कैसे, एज ए लिविंग कैसे आते हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से हम लोग वर्क करते हैं. हमारी मूवमेंट, हैंड की मूवमेंट, आई की मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रही है हमारे बॉडी पार्ट्स की, वो होती है हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एटम और मॉलिक्यूल्स जो मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू हमारी मूवमेंट होती है. इसलिए हमें बोला गया है कि वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमारे अंदर जो एटम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो लिखो these substances possess the ability of growth, the ability of growth, repair, mature and reproduction of the tissues in a living organism.
मैच्योर अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करेंगे हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, आपकी हाइट की ग्रोथ होती है ड्यू टू दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारे रिपेयरिंग भी होगी, अगर हमारे कोई सेल रप्चर हो गए हैं उसकी रिपेयरिंग करने के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है। हमारे मैच्योरिटी के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी टिश्यूज के रिप्रोडक्शन के लिए एक सेल से 2 सेल्स बन रहे हैं, 2 सेल से 3 सेल बन रहे हैं, उसकी सब प्रोसेस क्या है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू हमारे मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, और उसी की वजह से हम लोग एक मूवमेंट शो करते हैं, हम चल सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, ड्यू टू दी रिएक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिखो इसके अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स form a basis of life. Biomolecules form basis of life. For example, carbohydrates, proteins, enzyme, carbohydrates, proteins, enzyme, nucleic acid, vitamins, fats, etc. अब बायोमॉलिक्यूल के लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है। अगर किसी को बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो उसे बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इसलिए इनका नाम दे दिया है बायोकेमिस्ट्री। तो लिखो, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the branch of science which deals with the study of biomolecules and their role in living system is known as biochemistry. Is known as biochemistry. अब बायोमोलिक्यूल्स भी फर्दर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, जो आपने एग्जांपल में लिखे। पर जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं डाटा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स एंड एंजाइम, ये 5 चीजें हमने इस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़नी है। तो लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। Classification of biomolecule. These are classified into various form: carbohydrates, proteins, vitamins, nucleic acid, and enzyme. Carbohydrates, proteins, vitamin, nucleic acid and enzyme. कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है सैकराइड्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। What are carbohydrates? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। लिखो, these are also known as carbohydrates.
also known as saccharides. अभी ने सैकराइड्स बोला क्यों गया है? सैकराइड का मतलब होता है स्वीट, शुगर, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स वाई इनको नाम दिया गया है सैकराइड्स. तो लिखो सैकराइड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड saccharon, which means sugar, Greek word saccharon, which means sugar. These are natural occurring carbohydrates are natural occurring organic compound such as carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कहां से मिलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स? और कार्बोहाइड्रेट्स कहां से मिलते हैं आप लोगों को? They are produced by the plants. Carbohydrates are produced by plants. ये ऐसे एरो करके मत लिखना. लिखो डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. It is defined as polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy कीटोन्स. पॉली का मतलब मैनी. हाइड्रोक्सी मीन्स केमिस्ट्री का ये वर्ड है. पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड है जिनके पास OH ग्रुप के हैं, ज्यादा पाए जाते हैं. एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप. एल्डिहाइड का सिंबल CHO एंड कीटोन्स आर C डबल बॉन्ड O. अगर किसी भी कंपाउंड में आपको ऐसे कंपाउंड मिल जाते हैं C डबल बॉन्ड O, CHO, और सबसे ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है OH के, आपको स्ट्रक्चर दे दिया मैंने कोई ऐसा, आपने आइडेंटिफाई करना है दे आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन या मिनरल्स. तो आप सबसे पहले ये देखोगे क्या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्या उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. अगर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गए. दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है कि OH ग्रुप अगर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो मतलब वो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स है. ठीक है, आप फर्दर आगे पढ़ोगे इनके स्ट्रक्चर्स भी, तब आपको लग जाएगा पता कि OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है और CH और CHO क्या होते हैं. ठीक है, और the substances which give these on hydrolysis, or the substances which give these on hydrolysis, they contain at least
one chiral carbon atom. They contain at least one chiral carbon atom. They are the main source of energy. Carbohydrates are the main source of energy. Most of the carbohydrate have journal formula कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n CnH2n कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन CxH2O ये आप जो बोल रहे हो CnH2nOn वो भी आता है, और CnH2nOn इसको शॉर्ट करके मैंने ये लिख दिया CxH2O बट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ऐसे कंपाउंड्स भी है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बट इस फॉर्मूला में फिट नहीं करते हैं, और ऐसे ऐसे कंपाउंड भी हैं जो इस फॉर्मूला में फिट तो होंगे पर दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3, ये एक एसिड है बट ये इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ये इस जनरल फॉर्मूला के अंदर एग्जिस्ट करेगा. लिखो जरा इस फॉर्म में, इसको सामने देख लो. कार्बन कितने हैं? 2 C2H2O. हाइड्रोजन कितने हैं? कर गया एग्जिस्ट. कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 3 + 1 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 कर गया इस फॉर्म में एग्जिस्ट. बट ये क्या है? एक एसिड. कुछ ऐसे कंपाउंड भी है हमारे केमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट के जर्नल फॉर्मूला को तो फॉलो करते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी है वो है तो कार्बोहाइड्रेट्स बट इस फॉर्मूला में फिट नहीं आते. फॉर एग्जांपल रेमनोस, C6H12O5. अब इस वाले फॉर्मूले को इसमें एग्जिस्ट करके देखो. कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 5 है. क्या ये इस फॉर्मूला में एग्जिस्ट करेगा? होल ट्वाइस करोगे तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 5. तो ये एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है बट ये इस फॉर्मूला में एग्जिस्ट नहीं करता है. इसीलिए लिखा है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स ये फॉलो नहीं करते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो करेंगे, कुछ जो हैं वो नहीं फॉलो करेंगे. लिख लो इसका एग्जांपल, रेमनोस भी. फॉर एग्जांपल रेमनोस is a carbohydrate but do not follow the journal formula of carbohydrates. Do not follow the journal formula of carbohydrates. For example C6H12O6, बताइए किसका फॉर्मूला ये? C6H12O6 ग्लूकोज. ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है. जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो हमारी बॉडी यूज करती है. क्या? तो ये बेटा हमारे जो भी रिएक्शन हो रही है इसकी हमारे अंदर ही होती है. ये जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है फिर ही तो हम उसको यूज कर रहे हैं. तो ये सारा कुछ हमारे अंदर ही होता है. H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 288 किलो जूल एनर्जी. जब ग्लूकोज
ये ब्रेक होता है तो ये इतनी एनर्जी को रिलीज करता है 288 किलो जूल, और ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है। तो हमारे अंदर रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग नॉन मेडिकल वालों को ये सब ऐसे लग रहा होगा, मेडिकल वाला चैप्टर है ना, शक्लें ऐसे बना रहे हो, बट बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपके सिलेबस में है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब होता यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलाइज होता है और वो डिफाइन करता है एक यूनिट्स में, उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बेसिस पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मींस 1 जिसके पास एक यूनिट होगी, ओलिगो मींस 2 to 10, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, हेक्टा, ऑक्ट, नन, डेक। अगर इतने कंपाउंड्स यूनिट्स उसने रिलीज किए तो वो आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में। और पॉली मींस मेनी, 10 से ज्यादा अगर कंपाउंड वो रिलीज कर रहा है दैट विल कम अंडर द पॉलीसैकेराइड्स। तो लिखो नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसैकेराइड, and third is polysaccharide. So, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक यूनिट है। एक यूनिट है तो उसके फर्दर हाइड्रोलाइज तो हो नहीं सकते हैं, एक ही कंपाउंड है, उसको और सिंपल कितना करोगे। तो ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। लिखो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, simplest form of carbohydrates. It cannot be further hydrolyzed to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde or ketones. Polyhydroxy aldehydes or ketones. There are 20 monosaccharides which are known to occur in nature. KNOWN, to occur in nature. For example, glucose, fructose, ribose and glyceraldehyde. जो आप ग्लिसरीन यूज करते हैं वो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। The journal formula of monosaccharide is, इनका फॉर्मूला आता है CH2ON। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम आता है एल्डोस, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम आता है कीटोस। अगर आपको कंपाउंड दिया है कोई मैंने कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, अगर उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम आ जाएगा एल्डोस, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका स्पेसिफिक नेम होता है, दैट इज कीटोस। तो लिखो, इफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन aldehydic group contains aldehydic group, then it is known as aldose, and if it is contain ketonic group, then it is known as ketose. अगर एल्डिहाइड है तो मतलब एल्डिहाइड का नाम लग जाएगा, आगे लिख देगा एल्डिहाइड और ओस लग जाएगा। कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोस। इससे आप बता सकते हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। आप आगे जब प्रिपरेशन करोगे ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, तो वहां पे स्ट्रक्चर होंगे, तो वहां पर आप इजिली पता लग जाएगा कि एल्डोज और कीटोस कहां से अरेंज होते हैं, उनका नाम कैसे आया है। ठीक है, लिखो आगे। अगर मान लो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो कितने होंगे, क्या नाम दोगे इसका? अब आपने ओस लगाना है एंड में। ट्राइओस। 4 प्रेजेंट हो गए तो टेट्राओस। अब जो ट्राइओस है 3 कार्बन है, मान लो उसमें एक एल्डिहाइड है, तो क्या नाम पड़ेगा? एल्डो ट्राइओस। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो ट्राइओस। तो लिख लो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम, जर्नल नेम एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटो ग्रुप। पहली कंडीशन ले लो, मान लो कार्बन कितने हैं आपके पास? 3 कार्बन एटम, तो उसका नाम क्या आएगा? ट्राइओस। और इस 3 कार्बन में एक एल्डिहाइड है तो क्या नाम आएगा? एल्डो ट्राइओस। एंड यहां आएगा कीटो ट्राइओस। अब अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है देन 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्राओस। और उस 4 में से एक एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्राओस। एंड कीटो टेट्राओस। सेम अगर 4 5 प्रेजेंट हो गए तो क्या होता है? पेंटाओस। पेंटाट्राइओस एंड पेंटा कीटोस। एल्डिहाइड में एल्डो पेंटाट्राइओस पेंटोस एंड कीटो पेंटोस। सेम नहीं, अगर 6 प्रेजेंट होंगे तो हेक्साट्राइओस हेक्सा, और इधर कीटो भी लगेगा बेटा, पहले कीटो हेक्सा ओस। अब हम मोनोसेक्राइड के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, लिखिए, सब हेडिंग डालो ग्लूकोज, सब हेडिंग डालो ग्लूकोज। बेटा मतलब सब हेडिंग का मतलब है मोनोसेक्राइड के अंदर पहला पार्ट है ग्लूकोज का। अगर आपने नंबर 1 हेडिंग डाली है इसको, तो इसके अंदर सब पार्ट में ए डाल दो या बी डाल दो। सब हेडिंग का मतलब वो होता है, नाम नहीं डालना ऊपर सब हेडिंग। पता दूसरी क्लास वालों ने किया होना है। ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है?
ग्लूकोज? किस में पाया जाता है ग्लूकोज? स्वीट फ्रूट्स में, हनी में, कहाँ पे मिलता है ये? हमारे पूरे अर्थ में मोस्ट अबंडेंट कार्बन कंपाउंड है ये ग्लूकोज, जो नेचर में पाया जाता है। लिखो, इट इज द मोस्ट अबंडेंट organic compound found in earth crust. One marks question. Name the organic compound which found most in earth crust, that is glucose. It is present in sweet fruits, and honey. Present in sweet fruits and honey. Glucose occur freely in nature as well as in compounds.